जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आपको मेरी आवाज़ शायद थोड़ी ठीक से ना आ पा रही हो, तो इसको नेगलेक्ट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को पढ़ना। तो इनमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। तो हमें बताना है वर्तमान में कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं भारत के अंदर जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो वर्तमान में ऐसी 7 पार्टियां हैं जिनको भारतीय जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो लोकसभा का जो कोरम है वो, कोरम को पहले तो आप ये याद रखिएगा, इसको हम गणपूर्ति कहते हैं। कोरम को क्या कहा जाता है, कोरम को हिंदी में गणपूर्ति कहते हैं। और ये कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। कितना होता है, कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी करने की शक्ति होती है और ये रिट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। और 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी होती है, आइए देखते हैं। पहली होती है हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें बंदी को बंदी को गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के अंदर अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो व्यक्ति वो अपनी अगर अपील करता है कोर्ट के अंदर, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी कर सकता है। दूसरी होती है हमारी परमादेश होती है, एक होती है हमारी उत्प्रेषण, एक हमारी होती है प्रतिषेध और लास्ट हमारी होती है अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है रिट को जारी करने की। हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मामले में अगर हम बात करें, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब बात की जाती है रिट जारी करने के मामले में, तो हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होती है। भारत के अंदर अगर बात की जाए कितने हाई कोर्ट्स हैं, तो 25 हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट तो केवल एक ही है जो कि हमारा दिल्ली में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है। तो जब भी हमारे देश के अंदर अगर युद्ध की घोषणा की जाएगी या युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाएगी, तो ये सभी काम जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो राष्ट्रपति क्या होता है भाई, भारत का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 के अंदर कहा गया है कि कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 54 की अगर बात की जाए, तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की इसमें दी गई है निर्वाचन की विधि या रीति कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 के अंदर और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा संविधान संशोधन भारत में पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। तो पंचायती राज से संबंधित है हमारा आर्टिकल, ये जो यहाँ पर दिया गया है संविधान संशोधन, वो है 73rd 73वां संविधान संशोधन। ये किया गया था 1992 में। और 1992 में ही 2 संशोधन किए गए थे संविधान में, एक तो 73वां संविधान संशोधन और एक था हमारा 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज से, जबकि 74वां संविधान संशोधन हमारा संबंधित है नगर पालिका या नगर निगम से। तो नगर पालिका या नगर निगम से संबंधित है संविधान का संशोधन 74वां। और ये दोनों ही 1992 में संशोधन हुए थे, जबकि इनको लागू 1993 में किया गया था। और इसी के साथ एक बात याद रखिएगा, पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? तो जब संविधान सभा बनी थी तो संविधान सभा के अंदर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हीं को उसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। लेकिन इसके ही जस्ट 2 दिन बाद जब दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको बना दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था, तो जब तक संविधान सभा पूरी बनी थी, उसने अपना पूरा काम किया था, संविधान बनाया था, तब तक इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे। यहाँ पर बात की गई संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव, डॉक्टर बी.एन. राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार। जब संविधान सभा बनी थी तो इसके बाद इसमें एक प्रारूप समिति बनी थी, इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो जब उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे पूरी की पूरी संविधान सभा में। और इनके बाद जो दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति सबसे ज़्यादा माने जाते हैं उनमें नाम आता है डॉक्टर बी.एन. राव का, जो कि भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक भारत का मनु के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी नहीं, संविधान के इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 को कहा है संविधान का हृदय तथा आत्मा। ये याद रखिएगा, आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा जाता है संविधान की। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया। तो हीरा लाल जे कानिया ये हुआ करते थे हमारे, ये थे भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि अगर महिलाओं में बात की जाए तो भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं बैठी है। लेकिन मुख्य न्यायाधीश के अलावा अगर हम बात करें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई महिला पहली जज बनी थी तो उनका नाम था फातिमा बीबी, और फातिमा बीबी का हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। तो कौन थी? फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। वहीं अगर बात की जाए भाग 2 की, तो ये नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है, और ये आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक इससे संबंधित है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन होता है तो इसको जो बुलाया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? प्रेसिडेंट। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहा जाता है, और जबकि जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको कहा जाता है सभापति। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सभापति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अब पूछा है हमसे, भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय संसद के द्वारा ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में पारित किया गया था, और ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसी के आधार पर भारत की एक नई परिभाषा निकल के आई थी 14+6। क्या निकल के आई थी? 14+6 निकल के आई थी भारत की नई परिभाषा, जिसमें भारत के अंदर 14 तो स्टेट हुआ करते थे और 6 क्या हुआ करती थी? यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी उस टाइम पे जब भारत आज़ाद होकर नया नया भारत बना था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। आशा करूंगी कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम ऐसी ही वीडियो और लेके आएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।